I welcome to you on my YouTube channels। हम आपको जो है इसके पहले जो है अर्थशास्त्र के दो भागों के बारे में बतलाया, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। अब आगे जो आपका टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें क्या अंतर है। तो व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, व्यष्टि अर्थशास्त्र से तात्पर्य है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, जिसमें एक उपभोक्ता, एक उत्पादक और एक फर्म का अध्ययन किया जाता है, तथा समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है तथा संपूर्ण देश में घटित होने वाली किसी भी घटनाओं का वर्णन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर निम्न प्रकार से है। पहला पॉइंट, अध्ययन की इकाई। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स या सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसमें हम व्यक्तिगत रूप से किसी एक व्यक्ति, एक फर्म अथवा एक उत्पादक का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी फर्मों की इकाइयों के समूह को जोड़कर जो बड़े फर्म बनाए जाते हैं, संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार, सामान्य कीमत स्तर, बचत, विनियोग, इन सब का अध्ययन जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। मान्यता के आधार पर व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता व रोजगार की स्थिति पाई जाती है। इसमें गवर्नमेंट्स का किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता। कीमत स्वतंत्र होता है, जिसमें हर एक उपभोक्ता, हर एक उत्पादक तथा हर एक फर्म अपनी कीमत जो है डिसाइड करता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन के साधनों का वर्तमान वितरण पहले से ही निर्धारित है। उत्पादन के साधन भूमि, पूंजी, श्रम, साहस तथा संगठन। भूमि के बदले में दिया जाने वाला लगान, पूंजी के बदले में प्राप्त होने वाला ब्याज, श्रमिक को श्रम के बदले में प्राप्त होने वाली मजदूरी तथा उद्यमशीलता के बदले में जो लाभ प्राप्त होता है, इन सब का वितरण पहले से ही निर्धारित है। अध्ययन का उद्देश्य, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन का उद्देश्य के आधार पर जो है संसाधनों के वितरण से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अधिक से अधिक संसाधनों का वितरण किया जाए। संसाधनों से तात्पर्य भूमि, पूंजी, श्रम, साहस तथा संगठन। हर एक उपभोक्ता, हर एक उत्पादक, हर एक फर्म का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक वितरण से संबंधित हो। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादकता का विस्तार व पूर्ण रोजगार की प्राप्ति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, विश्लेषण का उपकरण। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है, जो आर्थिक विश्लेषण किया जाता है, उसमें कीमत मुख्य उपकरण होता है। कीमत के आधार पर हम किसी भी वस्तु एवं सेवा का मूल्य आंक सकते हैं। हम अपनी इनकम, आमदनी के आधार पर किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो विश्लेषण का उपकरण है वह है कीमत उपकरण। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण जो किया जाता है, आर्थिक गतिविधियों का जो विश्लेषण किया जाता है, वह राष्ट्रीय आय के स्तर के उपकरण से संबंधित है। देश की राष्ट्रीय आय क्या है,
राष्ट्रीय आय के आधार पर बचत का स्तर निर्धारित किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, अध्ययन की स्थिति। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन जब वे संतुलन की स्थिति में हो तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाएगा, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था असंतुलन की स्थिति में हो तब उसका अध्ययन किया जाता है। पॉइंट नंबर 6, संतुलन का प्रकार। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आंशिक संतुलन होता है, पूर्ण संतुलन की स्थिति नहीं पाई जाती, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य संतुलन की स्थिति पाई जाती है। अगला पॉइंट है अंतर का आधार, परिवर्तन। व्यष्टि के परिवर्तन समष्टि की स्थिरता में भी हो सकते हैं। अगर समष्टि अर्थशास्त्र में स्थिरता है, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में परिवर्तन संभव है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समष्टि की स्थिरता पर व्यष्टि की बनावट में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था अगर स्थिर है तो व्यष्टि की बनावट में परिवर्तन का कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। विरोधाभास की स्थिति। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बचत लाभकारी होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई बचत नहीं होता। बचत जो है अलाभकारी अर्थात हानि की स्थिति को प्रकट करता है। इसके पश्चात हम ये कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटी छोटी असंख्य व्यक्तिगत इकाइयों की सहायता से बड़े समूह बनते हैं। असंख्य व्यक्तिगत इकाइयों के उपभोग, उत्पादन, श्रमिक व अन्य संसाधनों को जोड़ करके समष्टिगत उपभोग, उत्पादन व कुल संसाधनों के स्तर ज्ञात होते हैं। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द माइक्रो इकोनॉमिक्स आर lives for one another because they are not fulfilled without any others। छोटी छोटी इकाइयों से बड़ी बड़ी इकाइयां, समूह जो निर्धारित होते हैं, उससे जो है समष्टि अर्थशास्त्र का निर्माण होता है। इसके अगली कड़ी में हम आपको जो है आर्थिक विश्लेषण की विधियों का जिक्र करते हैं। आर्थिक विश्लेषण की विधियां। आर्थिक विश्लेषण की विधियों को 3 भागों में डिसाइड किया जा सकता है या 3 भागों में बांटा जा सकता है। निर्भरता के आधार पर नंबर 1, नंबर 2 समय तत्व के आधार पर,
नंबर 3, उपकरण व दिशा के आधार पर। निर्भरता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, आंशिक तथा सामान्य। समय तत्व के आधार पर आर्थिक विश्लेषण की विधियों का अध्ययन स्थैतिक, तुलनात्मक तथा प्रावैगिक के आधार पर किया जाता है। उपकरण व दिशा के आधार पर 2 विधियां हैं, निगमन तथा आगमन। आर्थिक विश्लेषण की विधियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, निर्भरता के आधार पर, समय तत्व के आधार पर व उपकरण व दिशा के आधार पर। निर्भरता के आधार पर आर्थिक विश्लेषण 2 तरीके से किया जाता है। नंबर 1 आंशिक, नंबर 2 सामान्य। तो आत्मनिर्भरता के आधार पर आर्थिक विश्लेषण किसी एक कारक को ध्यान में रखकर किया जाता है, वह आंशिक विश्लेषण कहलाता है। जैसे किसी भी वस्तु की मांग का अध्ययन उसकी कीमत को ध्यान में रखकर किया जाता है, वह आंशिक विश्लेषण कहलाता है। किंतु जब उस वस्तु की मांग का अध्ययन उस वस्तु की कीमत के साथ साथ अन्य कारकों के आधार पर किया जाने वाला अध्ययन सामान्य अध्ययन कहलाता है। जैसे वस्तु की प्रतिस्थापक, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आमदनी इत्यादि के आधार पर किए जाने वाले अध्ययन को सामान्य अध्ययन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है समय तत्व के आधार पर। समय तत्व के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है, स्थैतिक, तुलनात्मक तथा प्रावैगिक। आर्थिक विश्लेषण समय के एक विशेष बिंदु के संबंध में होने पर स्थैतिक विश्लेषण कहलाता है। जब आर्थिक विश्लेषण समय के 2 बिंदुओं से संबंधित स्थितियों की तुलना की जाती है तो उसे तुलनात्मक स्थिति कहते हैं। जब साम्यों के मध्य होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला का आर्थिक अध्ययन किया जाता है तो उस आर्थिक विश्लेषण को प्रावैगिक विश्लेषण कहा जाता है। इसका प्रतिपादन 1928 में रेगनर फ्रिश ने आर्थिक स्थैतिक तथा आर्थिक प्रावैगिक शब्दों का प्रयोग किया। अगला पॉइंट है उपकरण व दिशा के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, निगमन तथा आगमन। आगमन तथा निगमन प्रणाली एक दूसरे के पूरक हैं, दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर्स। निगमन विधि के अंतर्गत एक विशेष व्यक्तिगत इकाई आर्थिक विश्लेषण अर्थात जो विश्लेषण किया जाता है वह तर्क विधि के आधार पर किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत हम
सामान्य सत्य के आधार पर किसी विशिष्ट सत्य का पता लगाते हैं। जब तर्क विधि के आधार पर सामान्यीकरण किया जाए तो उस विधि को हम निगमन विधि कहते हैं। इस निगमन विधि को हम काल्पनिक, निराकार तथा तर्क विधि भी कह सकते हैं। निगमन विधि के अंतर्गत सामान्य से विशेष तथा परिकल्पना से तथ्यों की ओर अध्ययन किया जाता है। आगमन विधि आर्थिक विश्लेषण करने के लिए उपकरण व दिशा के आधार पर आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में आंकड़ों, समंकों व सांख्यिकी विधि के द्वारा अध्ययन किया जाता है। इसमें वास्तविक जगत की घटनाओं से संबंधित तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में इसी आगमन विधि का प्रयोग किया था और इस विधि के अनुभव के आधार पर आधारित विधि अथवा इसे ऐतिहासिक विधि भी कहा जाता है। आज के टॉपिक जो है आर्थिक विश्लेषण की विधियां, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, इन दोनों टॉपिक को कंप्लीट किया गया। आपका अगला टॉपिक होगा इकोनॉमिक्स इज द साइंस और आर्ट्स और बोथ वी shall explain for your next video lectures. Thank you very much.